Good evening to all of you. So today we will start C++ language. बेसिकली C++ लैंग्वेज जो है वो हमारी ओप्स लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको. ओप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मतलब है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं रादर देन कि किसी प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. जो हमारी C थी वो हमारी प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और जो C++ है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. जो C++ है इसका भी जो डेवलप है वो AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में ही हुआ था, बट इसका जो था USA के अंदर इन्वेंट करा गया था इन 1980s. और किसने करा था इसका इन्वेंट? बजरेन स्टोरस्ट्रप ने. अब इसकी एक्सटेंशन क्या है? बेसिकली हमारे पास .cpp. जब भी हम इसके प्रोग्राम को सेव करते हैं तो .cpp के साथ करते हैं. अगर हम कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .cpp से ही सेव होता है. ये भी हमारा टर्बो पर ही वर्क करेगा. सेम ही कीज़ यूज़ होंगी, सेम ही शॉर्टकट्स यूज़ होंगे. तो सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल सेम वे से ही रन होगा. एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 का यूज़ होगा, सेव करने के लिए F2 की का यूज़ करेंगे अब C++ का इन्वेंशन बेसिकली करा क्यों गया? जो C++ है वो एक्सटेंशन है हमारी C लैंग्वेज की. बेसिकली एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो C++ है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैप करने में बेसिकली उनके साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए कैपेबल है, जो कि C नहीं थी. C जो है अब एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट नहीं कर सकते. अब एक पर्सन है, उसका अगर किसी ऑफिस में है, वो एम्प्लॉय है, तो उसका वहाँ पर फाइनेंशियल और पर्सनल डिटेल्स दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड है, बट वो पर्सन तो एक ही है. तो उस दोनों पर्सन्स के लिए हमें अलग अलग कोडिंग करने से अच्छा हम उन दोनों के फंक्शंस को क्रिएट कर लें और उनको अगर हम इनहेरिट करेंगे तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो वो सब किस चीज़ में पॉसिबल है? C++ में. ये इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. इसमें हम काफ़ी सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं C++ में. और क्या क्या नई चीज़ें हैं? क्लासेस है, इनहेरिटेंस है, ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर्स की, फंक्शंस की, जो कि हम लोगों ने अब आगे पढ़नी है. तो सबसे पहले हम आउटपुट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं. आउटपुट ऑपरेटर बेसिकली अगर हम C की बात करें तो उसमें printf फंक्शन यूज़ करते थे. उस printf की जगह पर अब C++ में क्या यूज़ होगा? C आउट. देन उसके बाद ये होता है हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर. C आउट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा इंसर्शन ऑपरेटर. एंड देन जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. एंड लास्ट में आता है हमारे पास सेमीकोलन. और इसमें C++ में हमें किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को याद रखने की या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की ज़रूरत नहीं होती. बेसिकली C++ में अब हम लोगों ने क्या करना है? मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, एक A करा, दूसरा B करा. A की वैल्यू 10 है, B की 3 है. उसके बाद वही वाइड मेन, क्लियर स्क्रीन जो भी आता है हमने वो सारी डिटेल्स लिखी. अब इसको जब प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? लाइन द वैल्यू ऑफ A इज़. मुझे ये चीज़ एज इट इज़ चाहिए तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी. जो चीज़ की मुझे वैल्यू चाहिए उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखना है. तो मैंने यही ऑपरेटर दोबारा लगाया इंसर्शन का कि ये चीज़ क्योंकि बिना इन्वर्टेड कॉमास के है वो एक लिखा है यहाँ पर. देन इंसर्शन ऑपरेटर लगाया. देन मुझे ये चीज़ एज इट इज़ चाहिए थी एंड B इज़. देन ये लगाया. देन यहाँ पर B की वैल्यू आएगी. जो चीज़ बिना इन्वर्टेड कॉमास के है उसको रिप्लेस होके उसकी क्या आएगी? वैल्यू. तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो कैसी आएगी? द वैल्यू ऑफ A इज़. इसके बाद क्या देखा उसने कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो उसकी आएगी वैल्यू 10. उसके बाद एंड B इज़. देन B की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3. स्लैश n का यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट लाइन के लिए. अदरवाइज इसमें क्या यूज़ होता है? एंड L. अब इनपुट ऑपरेटर वहाँ पर जैसे हम scanf का यूज़ करते थे, इसमें हम लोगों ने C in का यूज़ करना है. बेसिकली C आउट किस लिए यूज़ करा जा रहा है? printf की जगह पर. C in किस लिए यूज़ करा जा रहा है? scanf की जगह पर. अब इसमें भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं है. इसमें हमें कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें जस्ट हम मेंशन करते हैं कि हम जो भी वैल्यू करवा रहे हैं वो कौन से वेरिएबल के अंदर सेव करनी है. मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा A. यहाँ पर उसको बोला कि एंटर A. ये मैंने एक लाइन प्रिंट करवाई ताकि यूज़र को पता लग सके उसने क्या एंटर करना है. और डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया C in. ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कि वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है यूज़र से. बेसिकली वैल्यू को लेना, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया A कि इस A की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है और वो कौन सी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए? A के अंदर.
इसी तरह अगर मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से तो मैं उन दोनों को एक साथ भी ले सकती हूँ यूज़र से, जस्ट डबल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ हो जाएगा। एक बार पहले करा, यहाँ पर बोला ए, दोबारा करा कि दूसरी वैल्यू जो आएगी वो कौन सी आएगी, बी की। सो ये थे हमारे आउटपुट और इनपुट ऑपरेटर्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक C++ का सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर फाइल लगाई है iostream.h। अब इसमें हमने स्ट्रीम्स का यूज़ करना है। ये जो भी हम सी आउट सी इन की बात कर रहे थे वो क्या है, बेसिकली स्ट्रीम्स है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए हमने iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। उसके बाद हमने conio.h फाइल लगानी है। देन हमारे पास वाइड मेन लगेगा एज इट इज़। देन क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो कि यूज़ करा जाता है। अब मुझे लाइन प्रिंट करवानी है, इसीलिए मैंने उसको किसके अंदर लिखा, सी आउट लिखा, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया C++ इज़ बेटर देन सी। इसी तरह सी आउट में दोबारा से मैंने एक और लाइन लिखी, C++ इज़ एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। देन स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए गेट ch का यूज़ करा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रोग्राम को सेव किससे करा है मैंने, aj.cpp। मैंने इसके आगे एक्सटेंशन लगाई नहीं थी, मैंने जस्ट aj लिखा था, वो एक्सटेंशन अपने आप लग गई है। अगर लगाना चाहो लगा भी सकते हो। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल F9। अब देखा यहाँ पर ये दोनों लाइंस लिखी आ रही हैं बट एक साथ लिखी आ रही हैं। उसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, /n का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया /n। अब करा कंट्रोल F9। सो दिख रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है लिखा हुआ। ये तो था एक मेथड। अब मुझे यहाँ पर /n नहीं लगाना, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और यहाँ लिख दिया एंड l एंड देन इसको एग्जीक्यूट करा कंट्रोल F9 से। देन भी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक एंड l का यूज़ करना, दूसरा /n का यूज़ करना। अब मैंने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर a। अब मुझे वो वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो मैंने सबसे पहले उसको बोला है यहाँ पर सी आउट एंटर ए। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि यूज़र को पता लग सके उसने कौन सी वैल्यू को एंटर करवाना है। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया सी इन, क्या करवाना है यूज़र से, एंटर ए। अब इसको रन करते हैं। कंट्रोल F9 करा मैंने, क्या बोल रहे हैं, एंटर ए। मैंने एक ही वैल्यू एंटर करी 8। रिमेंबर कि जब भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं हमने नम पैड का यूज़ नहीं करना है, टर्बो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए। जो अल्फ़ाबेट से ऊपर सीरीज़ होती है नंबर की, सिर्फ उसी का यूज़ करोगे। देन आ रहा है वहाँ पर लिखा जो भी उससे आगे हमने लिखा हुआ था। ये तो था उससे वैल्यू लेना। अब इस वैल्यू को अगर हमने प्रिंट भी करवाना है, प्रिंटिंग के लिए तो सी आउट फंक्शन यूज़ होता है। आउटपुट स्ट्रीम है क्योंकि हमारे पास C++ में मुझे यहाँ पर लिखवाना है वैल्यू ऑफ ए इज़। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि जो भी यूज़र एंटर करे वो लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा कि इतना तो मुझे एज इट इज़ चाहिए, इतना तो मुझे बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए। इसके बाद अब मुझे चाहिए कि उसकी वैल्यू आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पर लिख दिया ए कि इतना लिखने के बाद क्या इंसर्ट करना है, ए। और इसको बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखा कि यहाँ पर क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी। और इसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए बाकी जो भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा के यहाँ पर लिख दिया एंड एल। इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद यहाँ लिख दिया एंड एल। अब इसको रन करा कंट्रोल F9। क्या बोल रहा है, एंटर ए। मैंने ए की वैल्यू एंटर करी 56। वहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज़ 56।